बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, आपकी सुबह को एक बार फिर बाखबर बनाएंगे और सबसे पहले तो बात करेंगे आर्मी चीफ के उस बयान की जिसने मीडिया में और हर शोबाए जिंदगी के अंदर हलचल मचा के रख दी है। करप्शन की बातें बड़ी सामने आ रही थी। रेंजर्स भी सिंध में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उस पर सिंध हुकूमत की काफी ज्यादा जो है सरापा एहतजाज भी बनी सिंध हुकूमत। लेकिन अब एक बयान सामने आया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक किसी भी तरीके से टेररिज्म खत्म नहीं कर सकते और मुल्क की सालमियत के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। अब ये चीज जरूरी तो है, लेकिन ये पॉइंट आउट किया जा रहा है या फिर ऐसे ही बयान दिया गया है जेन्युइनली, या फिर क्या सिचुएशन होगी, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब। दोनों से उनका तज्जिया लेंगे। फारूक साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बयान आया है, पनामा लीक्स के बाद आया है, क्या समझते हैं? पनामा लीक्स के हवाले से आया है या जनरली आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है। देखें, कल अनीका शाम को एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी, वेरी इंटरेस्टिंग, अगर कोई लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे क्विकली शेयर कर लेता हूँ। 12 अक्टूबर 99 को क्या हुआ था? जल मुशर्रफ वॉज इन द एयर कमिंग बैक फ्रॉम श्रीलंका, और नीचे नवाज शरीफ साहब ने क्या एक्शन कर दिया? कल क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब वॉज इन द एयर कमिंग बैक फ्रॉम लंदन, ठीक है जी, सही, और नीचे आर्मी चीफ हैं। लेकिन आप देखें कि आर्मी चीफ ने किसी किस्म की जो उनका स्टेटमेंट था, उसने जरूर नवाज शरीफ साहब के जहाज में टर्बुलेंस तो उन्होंने महसूस की होगी, लेकिन उनकी जो लैंडिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ एंड स्मूथ। सही। पॉइंट आई वांट टू मेक इज नवाज शरीफ साहब हैज लॉस्ट हिज मॉरल अथॉरिटी जब से ये पनामा लीक्स का मामला हुआ है। और ये जब मॉरल अथॉरिटी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव यूज करे, और जो हम हालात देख रहे हैं, जो मुल्क में बेचैनी देख रही है एहतसाब के हवाले से, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, तो यही होगा कि फिर आर्मी चीफ ने ये स्पेस ली है। सही। आम हालात में उनको ये नहीं स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल है वो मजबूर थे कि भाई मुल्क का इस्तेहकाम इफेक्ट होता है अगर ये करप्शन के मामला नहीं रुकते हैं, दहशतगर्दी के मामला पूरे कंट्रोल में नहीं आते हैं, और बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा, और फिर उनका वेल्ड रेफरेंस इशारा जारी बात है पनामा लीक्स की तरफ था कि ये क्या मुल्क में पिछले 10 दिन से तमाशा लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि जी पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, देखिए इसमें कई सवाल है, मुकम्मल करूं। कोई कह रही पार्लियामेंट्री कमेटी है, कोई कह रहा जी अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कोई कह रहा जी अपना एफबीआर करेगी, रिटायर्ड जज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज करेंगे, चीफ जज। एक कंफ्यूजन तो मिचा हो ना पाकिस्तान में। तो उन्होंने एक मैसेज दिया, स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टू द गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन ये मैसेज आप सेट द हाउस एंड ऑर्डर, खास कर इत्तेसाब। लेकिन फारूक साहब, ये मैसेज दूसरी तरफ से भी बड़ा पॉजिटिवली लिया गया है। जहां तनवीर साहब हम देखते थे कि कई जगह से रिटेलिएशन आती थी, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बिलखुसूस, वो कहते हैं हम इस स्टेटमेंट को वेलकम करते हैं, यानी तमाम इदारों की तरफ से एहतसाब की बातें सामने आने लग गई। देखिए 20 करोड़ अवाम इसको वेलकम कर रहे हैं, ये उनके जज्बात की तर्जुमानी है। पाकिस्तान में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आर्मी चीफ के बयान की जो तारीफ ना करे, इसलिए कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए। लेकिन जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि ये करप्शन का खात्मा कैसा होगा। आर्मी चीफ कहते हैं कि करप्शन के खात्मे के लिए फौज एहतसाब की हमायत करेगी। ये किसकी करप्शन के खात्मे के लिए हमायत करेगी? नवाज शरीफ की करप्शन के खात्मे के लिए हमायत करेगी, पीपल्स पार्टी के लिए करेगी, दूसरे इदारों के लिए करेगी। आर्मी किस इदारे की हमायत करेगी? FIA की हमायत करेगी, नैब की हमायत करेगी, पार्लियामेंट की हमायत करेगी। ये हमायत जो कानून की किताबों में करप्शन ख़त्म करने का तरीका आइन ने दिया है, उस दायरे के अंदर आर्मी हमायत करेगी या उस दायरे से बाहर निकल के जो कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन तलाश करेगी? हर सतह पर एहतसाब को मुमकिन बनाना, कौन कौन सी सतह है जिसके ऊपर एहतसाब को मुमकिन बनाना? माली करप्शन के खात्मे के लिए आर्मी हमायत करेगी, सियासी करप्शन के खात्मे के लिए हमायत करेगी, इंतजामी करप्शन के खात्मे के लिए। ये जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, ये भी करप्शन है। क्या आर्मी इसके अंदर कोई रोल अदा करेगी? क्या सिर्फ नवाज शरीफ दौर तक ही जो करप्शन हुई है उसकी हमायत करेगी, या मुशर्रफ दौर की भी वो करप्शन को देखेंगे, पीपल्स पार्टी की दौर को भी देखेंगे? क्या ये जितना कुछ कर रहे हैं, क्या पार्लियामेंट इनका साथ देगी? क्या सियासी जमातें, सेनेट, दूसरी चीज़ें करेंगी? आज तो देखिए हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि देखिए अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक करप्शन ख़त्म ना हो, दहशतगर्दी ख़त्म ना हो। फ़र्ज़ कर लीजिए दहशतगर्दी ख़त्म हो जाती, करप्शन ख़त्म हो जाती, करप्शन ख़त्म करने के बावजूद अगर अमन कायम नहीं होता, फिर और कौन सी बातें सामने आ जाएंगी कि आप इसके साथ जवाब देता हूं। उन्होंने कहा
कि जो ये कह रहे हैं कि ये कैसे वो कह रहे हैं भाई बिला इम्तियाज अक्रॉस द बोर्ड करें, वो जनरल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी बाय नेम बात नहीं कर रहे, मेरी बाय नेम बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हर सतह पे, मतलब ये कि बड़े लोग भी पकड़े जाएं, छोटे लोग भी पकड़े, सबको आप पकड़े। भाई कानून की किताबों में लिखा है किसने पकड़ना है। वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि एहतसाब हम आके करेंगे, वो कह रहे हैं आपके पास एहतसाब के इदारे मौजूद हैं, आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको काम करने दें। लेकिन फारूक साहब माजरत के साथ नैब के हवाले से तो हुकूमत की तरफ से भी बातें की जाने लग गई हैं। आप कौन से इदारे की बात कर रहे हैं? कल चेयरमैन नैब ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी एनुअल रिपोर्ट 2015 पेश की, उसमें दावे हैं हमने 1000 से ज्यादा इंक्वायरियां मुकम्मल कर ली, 400 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली, 350 रेफरेंसेस दायर कर दिए। अवाम ये पूछ रहे हैं हम आपका परफॉर्मेंस का हमारे लिए यार्डस्टिक ये है कितने बड़े लोगों को आपने जेल में बंद किया पिछले 2 साल में। मैं ये समझता हूं कि जब वो उनका पनामा लीक्स की तरफ भी इशारा था कि वहां पे भी आप एक मकसद एक कमीशन बनाए, क्रेडिबल हो, और वो 150 से ज्यादा मेगा करप्शन केसेस मैं ये समझता हूं, बात सुनिए, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो बात करना चाह रहा हूं, मेरा ख्याल है इस वक्त जो मेन कल्प्रेट हैं पाकिस्तान में एहतसाब के हवाले से, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चले नहीं है, वो चेयरमैन नैब है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो अपना अक्रॉस द बोर्ड और बामकसद मिनिमल एहतसाब नहीं कर सकते, तो उनके इदारे का कोई फायदा नहीं, उनका कोई फायदा नहीं। इदारा बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, इनको रिजाइन करना चाहिए, शुड गो होम, और एक पार्लियामेंट्री कमेटी नए चेयरमैन नैब को इंतखाब करे जो कि फिर सही कार्रवाई करे। एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक बयान देखा था गुड गवर्नेंस के हवाले से, उसकी जरूरत पे जोर दिया गया था कि दहशतगर्दी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक गुड गवर्नेंस को इंश्योर नहीं किया जाता। उसके बाद कादर बलोच साहब ने कहा था कि ये बयान सिंध के बारे में दिया गया है, पंजाब के बारे में ये नहीं दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि जब पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कहता है कि ये लूला लंगड़ा निज़ाम जो है इसको बहरहाल चलते रहना चाहिए, इसको चलना चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान की सियासी जमातें कहती हैं कि हम जो करप्शन के खात्मे की कानून के अंदर कोशिशें हो रही हैं उस पे ऊपर हमारा इत्मीनान है, पीपल्स पार्टी का इत्मीनान है, नून लीग का है, MKM का है, ANP का है, फजलुर रहमान साहब का है, सेनेट का है, कौमी असम्बली का है, तो फिर एक बयान के साथ मुल्क के अंदर कैसा इनकलाब आ सकता है कि जो है हर सतह के ऊपर जो है एहतसाब हो जाए। उन्होंने एक असूली बात कही है, उसकी असूली बात की है, उसकी तहसीन की जानी चाहिए, लेकिन आउट ऑफ प्रोपोर्शन उस बयान को नहीं देखना चाहिए। लूला लंगड़ा निजाम चलता तो रहना चाहिए, लेकिन लूला लंगड़ा नहीं रहना चाहिए, उसे चलने फिरने लग। बिल्कुल, मैं यही बात अभी तभी साहब को मैं ये कहना चाह रहा था, हम क्यों इस चीज को एक लो स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करें, हम क्यों कहें कि पाकिस्तान का निजाम लूला लंगड़ा होगा, हम क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान में इदारे मजबूत होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, आइन कानून के मुताबिक काम करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपना इंटरफेरेंस नहीं होगी, सियासतदान इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, हम वो एक नीट और क्लीन निजाम चाहते हैं। तो यही वो फौज वाले भी कह रहे हैं कि एक किस्म के देखे उन्होंने एक किस्म का एक बड़े, मैं तो अभी भी कहता हूं प्यार से वार्निंग दी है कि जनाब एहतसाब के निजाम को ठीक करें, क्योंकि अगर करप्शन खत्म नहीं होगी, ये सारा पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, वो बड़े लोग पकड़े नहीं जाएंगे, पैसा वापस दिलाया जाएगा, तो आपका इस्तेहकाम जो है वो खतरे में पड़ेगा। अमन हो भी नहीं सकता जब मईशत के तौर पर कोई भी मुल्क कमजोर हो, और मईशत कैसे ताकतवर होगी जबकि पैसा बाहर चला जाता होगा, जबकि हर लेवल के लोग जो हैं पैसा बाहर लेकर जा रहे होंगे। तमाम सवालात हैं, लेकिन वापसी की बात करें तो वजीर आजम साहब भी वापस आ गए हैं, और वजीर आजम साहब के वापस आने के बाद अहम इजलास भी होगा, बहुत सारे उमूर के ऊपर बात भी होगी, और स्पेशली पनामा लीक्स के हवाले से कुछ चीज़ें भी सामने आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तनवीर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं वजीर आजम की आज की मसरूफियात क्या होंगी, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है, वापसी हुई है उनकी। देखिए, बात यह है आज का दिन मिला जुला है, कुछ उनकी निजी मसरूफियात हैं। एक उन्होंने आला सतही इजलास बुलाया हुआ है जिसके अंदर वो मशवरा कर रहे हैं, जिसमें कि ये जो अदालती कमीशन बनना है या तहकीकाती कमीशन बनना है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हों, उसका चीफ कौन हो, इसके बारे में एक उनको रिपोर्ट दी जा रही है, जिसमें कि जो सियासी राब्ते उनकी गैर मौजूदगी में सियासी जमातों से हुए हैं उनकी जो हमायत हासिल की गई है। हमने देखा था कि साद रफीक साहब लियाकत बलोच साहब से मिले हैं और बाकी लोगों से नून लीग के लीडर मिलते रहे हैं, वो रिपोर्ट दी जाएगी। दूसरी ये बात है कि एक लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक स्टडी की है, वो वज़ीर आज़म के सामने दी जाएगी कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और पाकिस्तानी मीडिया ने मुंतखब वज़ीर आज़म को जो कवरेज दी और दूसरे इश्यूज़ को जो कवरेज दी, इस मुल्क के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से हमने नहीं देखा। अब वज़ीर आज़म में कॉन्फिडेंस बेहतर है, तबीयत बेहतर है,
रोलेक्स घड़ियों की दुकान का भी विज़िट कर रहे हैं, कपड़ों के बुटीक का भी विज़िट कर रहे हैं, खाना भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाएं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि सऊदी अरब के एक बंदे ने जो एफिडेविट दे दिया है कि वो मैं कफील था इनका और ये पैसे मैंने दिए थे और मेरे पैसे वहाँ पे इस्तेमाल हुए थे, तो फिर तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाता है अगर इस तरह की डेवलपमेंट होती है। लेकिन अभी उन्होंने जो आज के अहम बात की है, उन्होंने कहा जी ये पनामा लीक्स का मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा, लेकिन सैलाब के लिए जो चंदा जमा किया गया था उसका हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान साहब पे डायरेक्ट हिट। हाँ। ठीक है, चलिए मुझे ये बता दीजिए, तमाम ये कफील, सऊदी कफील की जो बात कर रहे हैं तनवीर साहब, इसी सिलसिले के अंदर तो नहीं लंदन जाया गया था कि कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए? देखिए मैं बात बताऊं कि ये मैं अभी भी कहता हूं ये मेडिकल चेकअप और मेडिकल कवर जो था, ये जो ट्रीटमेंट वाली बात में ये कवर था, ठीक है ना, और इसके तहत मेरे ख्याल काफ़ी बिहाइंड द सीन वहाँ पे एक्टिविटीज़ की गई हैं। मैं एक आज सवाल रेज करता हूँ, अगर नवाज शरीफ साहब को मालूम था कि वो कल जा रहे हैं पाकिस्तान वापस, तो जनाब मोहतरम फवाद हसन फवाद साहब जो इतनी फाइलें दबा के बाय वो एयर गए, एमरजेंसी उन्होंने एयर डैश किया टू लंदन कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को अहम केसेस दिखाने हैं, वो क्या ज़रूरत थी? अब मेरी बात समझ फारूक साहब, कोई बहुत ही अहम केसेस भी तो हो सकते हैं। देखे ना, अगर बहुत अहम केसेस थे तो उनको पता नहीं 24 घंटे के बाद आई बी इन इस्लामाबाद। एक तो मैं सिर्फ ये पॉइंट रेज कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, आज भी ये मुअम्मा क्लियर नहीं हुआ कि वो वाया मॉस्को क्यों गए थे, और मॉस्को में इतनी खबर हमें आई थी कि एम्बेसी के स्टाफ, जाहिर बात है जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो एट दी एयरपोर्ट वो जो अपना एम्बेसडर हैं, जो एम्बेसी के सीनियर लोग हैं, वो आएंगे एज अ मैटर ऑफ प्रोटोकॉल टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। बट ये शायद कुछ अर्से बाद ये चीज निकल आए कि वहां पे अगर किसी खास पर्सनालिटी से मुलाकात हुई है, चाहे वो रशियन गवर्नमेंट का था या किसी और मुल्क का था, ये चीज भी सामने लेकिन चौधरी निसार साहब ने तो ये कहा था ना, मॉस्को के अंदर इसलिए रुके तनवीर साहब के रास्ता बहुत लंबा था, तबीयत की वजह से लंबा रास्ता नहीं। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि 8 घंटे का बीच में इनको गैप एक आराम करना चाहिए और उस वजह से उन्होंने ये एक लंबा रूट इख्तियार किया था। लेकिन देखिए बात यह है कि ये बड़ी नामुनासिब सोच होगी कि आप एक बीमार आदमी को भी अगर इस तरीके से आप देखें कि आप उसकी बीमारी के ऊपर शक करें, आप उसके इलाज के ऊपर शक करें, आप उसकी मसरूफियात को तज़हीक का निशाना बनाएं, वो ठीक। देखिए बात यह है कि ये जो पनामा लीक्स का मामला है, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बिल्कुल सच कहा कि पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तान आगे नहीं खींचनी चाहिए। अगर आप इस तरह अपने वज़ीर आज़म को जो कहता है कि मैं किसी गलत काम का इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं लगा, और वो कहते हैं कि इसकी पाकिस्तान के कानून में कोई सज़ा है, जो जुर्म जो बताया जा रहा है मेरे और फारूक साहब के कहने पे तो नहीं उसको वजारत उज़्मा से हटा देना। आप देखिए कि इसके इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबों के ऊपर क्या असरात होंगे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे क्या असरात होंगे, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा कि आप दोबारा उस तरह के पपट्स ला के इक़्तिदार में बिठाना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए माजी में मसाइल पैदा किए थे। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे क्या असरात इसके रुनमा में जो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे सूरत हाल के ऊपर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा अगर करप्शन खत्म हो जाए तो। नहीं, देखें सीपैक का भी वो एक और डायमेंशन है, वो एक और टोटली और एस्पेक्ट है। लेकिन जो मैं आपके वो ठीक है, सीपैक के लिए सिक्योरिटी के मामला हैं, ये तमाम चीज़ें, पाकिस्तान में एक करप्शन फ्री इन्वायरमेंट हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह ये वो, और चाइनीज़ को भी बाय द वे बड़ा अपना रिजर्वेशन है कि पाकिस्तान में अभी सोचा जा रहा है कि एक आला अथॉरिटी बनाई जाए जो कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो आगे देने, $46 अरब को जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ आपके हाथ में, मेरे हाथ में, पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होने। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, मसला क्या हुआ है, पाकिस्तान के अवाम अभी भी तवक्को करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो आएंगे जिस तरह डेविड कैमरून ने आके अपने तमाम कागजात दिखाए अब ब्रिटिश अवाम को, ये मैंने टैक्स दिया, ये मेरा फाइनेंशियल ट्रेल था, ये मेरे पैसे थे, यहाँ मैंने गलती की, मैं एतराफ़ करता हूँ। ये शुरू हुआ पनामा लीक से, फिर पाकिस्तान में बन गया राना साहब ने कहा ये हो गया पजामा लीक। मैं ये समझता हूँ कि अब ये बन गया धोती। ये जो फारूक हमीद साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना नवाज शरीफ के खिलाफ, कभी कभी मुझे बिल्कुल शहबाज शरीफ लगते हैं। वो भी उनका बेहतर, वो राना सलामुल्लाह साहब ने बहुत सारे नाम दिए, लेकिन नाज़रीन बात करें खिलाफ की तो मुशर्रफ साहब के खिलाफ
नाकाबिले ज़मानत वारंट्स जो है, वारंट गिरफ्तारी, वो तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं और उनके ज़ामिन को कहा गया है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब अदालत के अंदर उनको लेकर आए। मुशर्रफ साहब का जो इस्तिस्ना जो दिया जाता है यूजुअली कि ठीक है आप नहीं आ सकते आपकी अदालत की वजह से, तो ठीक है आप ना आइए, लेकिन अब वो नहीं दिया जाएगा। अब उनके ज़ामिन को कहा गया है कि आप उनको लेकर आएँ और उनको लेकर आना पॉसिबल है फारूक साहब या नहीं है, दुबई से लाना। चले वजीर आजम तो आ गए ना लंदन से, मुशर्रफ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे? मेरे लिए इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ऑनरेबल जज साहब ने कल ये कहा, कोर्ट, स्पेशल कोर्ट ने, उन्होंने कहा हुकूमत एक्टेड एज अ फैसिलिटेटर। ये इन्होंने फैसिलिटेट किया जनरल मुशर्रफ की रवानगी पाकिस्तान से, और उनको कहते हैं जब उनको मालूम था कि जनरल मुशर्रफ को 31 मार्च को उन्होंने पेश होना है तो कोर्ट की इजाजत के बगैर वो चले गए, कोर्ट को बताए बगैर चले गए। इसलिए जामिन साहब वो जनरल राशिद कुरैशी हैं, उन्होंने कहा जी इनके 25 लाख रुपए तो जमानत वो तो जब्त करो ना, वो पता नहीं एक्चुअली हुआ या नहीं, वो अभी कंफर्म हो जाएगा। तो एक तो गवर्नमेंट को उन्होंने इंडाइट किया है कि आपने गड़बड़ की है और ये आपकी मिली भगत से सारा काम हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट तो कह देती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिसाइड करे गवर्नमेंट। जी उन्होंने ठीक ठाक क्लास लिया। वो जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब आए थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, सेक्रेटरी इंटीरियर तो गायब हो गए ना, आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो वैसे मुल्क से बाहर है, एक तो ये। लेकिन अब क्या हो, और दूसरों ने कहा जी ये 14 वीक्स का जो पिटीशन आई है कि जी मेडिकल लीव की वजह से, मेडिकल रीजन की वजह से 14 हफ्ते के लिए केस को डिले किया जाए, उन्होंने कहा जी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। नाउ ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट के पास, 11 मई को जनरल मुशर्रफ को लाना है, भाई गवर्नमेंट को अब दे हैव नो चॉइस, रेड वारंट जारी करना पड़ेगा, इंटरपोल से रब्ता करना पड़ेगा। वो अलग बात है अगर जनरल मुशर्रफ खुद आ जाते हैं वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर वो नहीं आते, ये गवर्नमेंट तो है ना अभी इज इन फिक्स, जनरल मुशर्रफ इज आल्सो इन फिक्स, ठीक है ना जी। और अब दूसरी सूरत हाल, अगर वाकई वो अगले 2-3 हफ्तों में हॉस्पिटल में जाते हैं अमेरिका में, जिस तरह सुन रहे हैं, और उनका वहाँ पे ऑपरेशन होता है बैक का, और वो वहाँ पे अपना हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं, तो फिर वो कैसे आएंगे 11 मई को, फिर कोई एफिडेविट सर्टिफिकेट आएगा, तो मामला इस वक्त बहुत फ्लूइड भी है और ये डेवलपमेंट जनरल मुशर्रफ के लिए ठीक नहीं है। अच्छा तनवीर साहब, जैसे मुशर्रफ साहब गए थे उसके ऊपर तो ऐसा लगता था कि मुशर्रफ साहब को फौरी तौर पर अस्पताल जाना चाहिए, वहाँ वो जाके सियासी सरगर्मियां करने लग गए, शुकूक शुबात तो फिर पैदा होते हैं। देखिए बात यह है कि आर्मी चीफ ने भी कल कहा कि एक हर सतह के ऊपर एहतसाब होना चाहिए। अगर जनरल मुशर्रफ के मामले में कानून जो है वो अमल में नहीं लाया जाता तो नवाज शरीफ के मामले में भी कभी नहीं लाया जा सकेगा, सारी ज़िंदगी नहीं लाया जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि एक बंदे पे कानून नाफिज कर दें, दूसरे पे कानून नाफिज ना करें। अगर आप बचना चाहते हैं कानून से तो मुझे भी आप पकड़ नहीं सकेंगे, ये बुनियादी बात है, इसलिए ये टेस्ट केस। दूसरी बात यह है कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ सब काम स्मूथ चल रहा था, इमरान खान की पार्टी ने रिजल्ट तस्लीम कर लिया, असम्बली में आ गए, गले मिल गए पार्टियां। जनरल मुशर्रफ साहब को अदालत ने बुलाया, जाते जाते अचानक वो अस्पताल चले गए, उसके बाद धरना शुरू हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कल सेनेट में कही गई है, मैं अपनी तरफ से एक बात नहीं कर रहा, ये वो गुफ्तगू है जो कल पाकिस्तान की सेनेट में डिबेट हुई है। उन्होंने कहा कि ये धरने ये उसके बाद अचानक कैसे शुरू हो गए जब जनरल मुशर्रफ के बाद, अगर आपने कानून के नफाज के बाद धरने शुरू करने हैं तो फिर आप भूल जाइए कि पनामा लीक्स के ऊपर आप किसी जमहूरी लीडर के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई कर सकेंगे। हर बंदा अपने आप को कानून के सामने, आइन के सामने सरेंडर करेगा तो फिर मुल्क में आगे जाएगा। और वो भी आर्मी चीफ ने भी जो कल क्या, उनकी स्पिरिट यही है कि नोबडी इज अबव द लॉ इन पाकिस्तान, ठीक है ना जी। मैं समझता हूँ जनरल मुशर्रफ साहब, बिल्कुल जनरल मुशर्रफ, मैं समझता हूँ उनकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को भी बड़ी एम्बैरसमेंट हुई है, ठीक है ना जी। तो ये और आपकी बात सही है, आप जा रहे हैं बाहर वहां दुबई, आपके ख्याल में नवाज शरीफ ने अपनी खुशी के साथ बगैर किसी दबाव के जनरल मुशर्रफ को जाने दिया? इतना लेट डाउन हो गया। आई एग्री विद यू एट यानी हम बिल्कुल ही तो ऐसी बात ना करें। आपकी बात, लेकिन फिर अगर ना जाने देते तो कहा जाता कि एक अलील शख्स को जाने नहीं दिया गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा एक ऐसा शख्स जिसके नाकाबिले जमानत वारंट जारी थे उसको मुल्क से बाहर भेजा गया और अदालत से पूछा तक नहीं किया। अगर कानून को यहाँ नाफिज नहीं होगा तो दूसरी जगह भी नाफिज। अब देखें इन ये सीनियर लीडर्स को थोड़ा खुद भी समझ होनी चाहिए। आप मेडिकल रीजन से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वहां पे आपकी तस्वीरें जो हैं वो चीजें कुछ और आ रही हैं, वहां आपकी खबरें कुछ और आ रही हैं, तो फिर लोग जो है नाराज तो होंगे ना। लोग नाराज होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, निकल कुछ और आता है। जब इस तरह की चीजें आती है तो डेफिनेट सी बात है उम्मीदों पर पानी तो फिरता ही है। लेकिन नाजरीन, उम्मीदों पर पानी नहीं फिरेगा उन लोगों की जिनके ऊपर ताहयात नाअहली की बात की गई है। ताहयात नाअहली से इस्तिस्ना की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी सादिक और अमीन
अगर किसी के ऊपर शक आता है कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो उसको पूरी जिंदगी के लिए नाअहल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई किसी को अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिल जाती है तो फिर उसके बाद वो आर्टिकल्स उसके ऊपर 62-63 नहीं लगने चाहिए। तनवीर साहब, जाहिर सी बात है कोई पूरी जिंदगी के लिए झूठा नहीं होता, कोई पूरी जिंदगी के लिए सच्चा नहीं होता, ये बात दुरुस्त है क्या? देखिए, पाकिस्तान के टॉप के वकील कल एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने थे और मुकदमा ये था कि ननकाना साहब के एक MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, बिलाल अहमद विर्क, उनकी डिग्री जाली है। एक मदरसे की डिग्री थी और मदरसे की डिग्री जो है वो बाद में मदरसे ने तस्लीम किया कि ये हमारी दुरुस्त डिग्री है। फिर इतराज़ किया गया क्या ये BA के बराबर है? उन्होंने कहा जी ये तो शर्त ही ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने ये कहा कि अगर एक बंदा कोई इस्लामी अहकामात पे अमल नहीं करता, अल्लाह ताला उसे हदायत देता है, वो अपने आप को रिव्यू करता है, ठीक हो जाता है, तो ये जो आर्टिकल 61, 62 है ये उसके बाद उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ये बहुत अहम बात है, ये इतनी अहम बात है कि 62, 63 जो आर्टिकल हैं जो कि सादिक और अमीन होने के बारे में हैं, सियासतदानों के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है, इन्हीं पे फोकस किया जाता है, इन्हीं को ऊपर स्टेप डाउन करने की बातें की जाती हैं। अगर कोई बंदा पनामा लीक्स में इखलाकी तौर पे इन्वॉल्व है और इसके बावजूद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है इस ऑब्जर्वेशन की रोशनी में और ठीक कंडक्ट का मुजाहरा करता है, सारी जिंदगी के लिए उसे नाअहल नहीं किया जा सकता। आप इसकी इंटरप्रिटेशन जरा देखें सोसाइटी के दूसरे अमूर के ऊपर। अगर अल्लाह ताला तस्लीम करता है तौबा को तो ये कानून के वो तो हमें नहीं पता तनवीर साहब, उसके बारे में हम तो जज नहीं इस्तेमाल करके जिसका इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते उसको ऐसे आला लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा शदीद करप्शन हुई है, उसके बाद माफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? फारूक साहब, मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये जो रिमार्क दिया है ये इस केस में इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे जहन में पैदा हो गई और ऑलरेडी जो कन्फ्यूजन थी वो कंपाउंड होगी, बल्कि और वो किस तरह, अभी देखिए हाल ही में क्या केस हुआ है। हमारे मोहतरम जस्टिस रिटायर्ड चीमा साहब जो नून लीग के एक बड़े मोहतरम एक्स जज रहे हैं, वजीराबाद से वो MNA थे, वो केस उनके खिलाफ केस क्या चला गया क्विकली कि जिन्होंने अपनी गालिबन के वाइफ के एसेट जो है वो कि उन्होंने सही तरह डिक्लेयर नहीं किए, सही उस पे वो जनाब वो डिस्क्वालीफाइड। और महीने के बाद जो बाई इलेक्शन होता है वो जस्टिस चीमा साहब वापस बाई इलेक्शन में आते हैं और दोबारा री इलेक्ट हो जाते हैं। अभी मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये तो अभी 15 दिन पहले डिस्क्वालीफाई हुए थे। आगे सुने, जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में उनका केस जाता है जाली डिग्री का, वो खुद रेजिग्नेशन दे देते हैं अपना उससे बचने के लिए, अगले इलेक्शन में 2013 में दोबारा तो ये तो आवाम को भी देखना चाहिए। अहम बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो मैसेज आ रहे हैं वो सिस्टम चलाने के बारे में आ रहे हैं। बात ये आती है नाजरीन के सादिक और अमीन कब नहीं थे कब थे, ये हमें किस तरीके से पता चलेगा, हम किस तरीके से जज कर सकेंगे? लेकिन अवाम को भी तो देखना है, जैसा फारूक साहब ने बात की कि किसी ने इस्तीफा दे दिया या कोई नाअहल हो गया तो उसके बाद फिर इलेक्ट होके आ गया, तो ये तो अवाम को भी देखना है कि वो किसको इलेक्ट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने जिनको इलेक्ट किया है उनकी घड़ियों की भी जरा बात कर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको घड़ियों के हवाले से बताया नाजरीन, महंगी घड़ियों का शौक हमारे वैसे ही लीडरान को बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब अदालत के लिए जाएं और महंगी घड़ियां खरीदें तो फिर अवाम जो है सोशल मीडिया पे बड़े सवाल उठाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो गए तो अदालत के लिए थे लंदन, लेकिन पहले तो सूट की दुकान के अंदर उनकी जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, उसके बाद फिर उनकी रोलेक्स घड़ी खरीदते हुए जो एक तस्वीर थी वो वायरल हो गई। अब क्या करें, उनका घड़ी खरीदना भी फारूक साहब अजाब हो गया उनके लिए। देखिए ये जो रोलेक्स घड़ी और वो जो सिविल सूट्स वाला जो जहाँ पे उन्होंने विजिट किया ना, रिटेल शॉपिंग जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी अर्से तक जो है पाकिस्तान के अवाम ने भूलना नहीं है। और मैं हैरान रह गया नहीं, कल सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर मैंने भी एक ट्वीट की थी, वो भी शामिल कर दी गई है जब ये रिपोर्ट आई है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर ने रिटेल थेरेपी एडवाइस की थी ज़रा अच्छी सेहतयाब जो है ना होने के लिए। अब अच्छा इनको एडवाइस नहीं, आई एग्री विद यू, लेकिन इस केस में लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने इनको एडवाइस किया। अब आगे देखें कि देखिए आज से कुछ हफ्ता पहले शाजिया मरीज साहिबा जो PPP के MNA हैं, उन्होंने रौला डाल दिया नेशनल असेंबली में
कि उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी घड़ी पहन रहे हैं ये $4.6 मिलियन वाली घड़ी है, तो बड़ी खप पड़ी थी। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब को शौक है घड़ियों का, चले डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन अब आप देखें जो ट्वीट्स कल आई हैं, मैं तो हैरान रह गया। एक ने कहा कि जनाब द डॉक्टर्स हैव रिकमेंडेड, कि डॉक्टर ने उनको एक रोलेक्स घड़ी जो रिकमेंड की है, यानी कि ये उनकी मेडिसिन है। आगे एक शख्स कहते हैं कि रोलेक्स इज अ गुड पिक, ये एक अच्छी चॉइस है उनकी, और वो हम उस घड़ी को देखेंगे और खुद ही कहेंगे टाइम इज अप, ठीक है। और लेकिन जो बेस्ट ट्वीट थी जो मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ, वो किसी ने ये कहा कि कोई हम जेलस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोलेक्स की घड़ी जो है वो क्यों इतनी घड़ी एक्सपेंसिव खरीदी। मैं मुकम्मल कर लूँ। उसने कहा हम सिर्फ ये इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि ये घड़ी जो उन्होंने खरीदी या घड़ियां जो उन्होंने खरीदी ये अपने पैसे से खरीदी या पाकिस्तान के आवाम वाले पैसे से। अच्छा तनवीर साहब मुझे बता दें, उन्होंने घड़ी खरीद ली है, अगर उससे उनकी तबीयत सही हो जाती है, हमारे वजीर आजम की तबीयत सही हो जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो हमें ये जो प्राइम मिनिस्टर का PR स्टाफ है इसको शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने एक तस्वीर खुद से खींची, खुद रिलीज की और इतनी मशहूरी दिला दी जो कई 100 प्रेस रिलीज के साथ भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलनी थी, और बहुत से लोग इसी वजह से उनके जो हैं वो फैन बनते जा रहे हैं। बात ये है हम इस तरह क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसको वक्त की बड़ी कदर है और इसलिए वो महंगी से महंगी घड़ियां खरीदता है ताकि टाइम पे अपने सारे काम कर सके। उनके ऊपर एक बंदे ने लिखा कि चूंकि बुरा वक्त आया था, उन्होंने कहा चूंकि वक्त बुरा है इसलिए घड़ी तब्दील करके देखते हैं शायद वक्त बदल जाए। देखिए बात यह है कि वो घड़ी चोरी करने नहीं गए थे उस दुकान में, उन्होंने कोई डकैती की नीयत से नहीं गए थे। पाकिस्तान के कानून में कहाँ लिखा है कि एक आदमी अपने पैसों से घड़ी नहीं ले सकता? आप एक बंदा बीमार गया है, BBC की ये स्टोरी है, उसमें नई रिसर्च आई है कि आप अपनी मर्जी की पसंदीदा चीजों को जब खरीदते हैं इससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपकी तबीयत बेहतर होती है। लेकिन आप हमारे पैसों से लिया नवाज शरीफ की घड़ी तो नजर आ गई, लेकिन जो एक बीमार पहले गया है और उसके जिम में उसके साथ जो चीज खड़ी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हुई है, उसको भी जरा ध्यान में रखें कि दूसरे बीमार जो है वो किस तरह से अपनी तबीयत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात सवाल वैलिड है फारूक साहब, सवाल इनका बिल्कुल वैलिड है, और सिर्फ ये तनवीर साहब ये कंफर्म नहीं करेंगे, इनके पास जवाब नहीं है कि वो पैसे अपने थे या हमारे थे। मुझे तो नहीं उसका पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हुस्ने ज़न रखना चाहिए, उसको छोड़ अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमेशा एक देखिए, चूंकि वो घड़ी की दुकान में गए थे, जमहूरी निजाम खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो पैसे को भी छोड़ दे। अब मैं बात करता हूँ ऑन सीरियस नोट, देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज, बड़े बड़े अमीर ममालिक के भी जो हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं ना, उनको एडवाइस किया जाता है कि आपने बाय डिजाइन आपने किसी एक्सपेंसिव होटल में नहीं खाना, आपने एक बड़ी एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि ये आपके अवाम में गलत मैसेज आपको जाता है। और खास आप ये बताइए कि किसी का क्या नुकसान हुआ है? एक आदमी ने अपनी आमदन से, रिज़्क़े हलाल से अगर एक घड़ी खरीदी है तो किसका नुकसान हुआ है, किसको डैमेज हुआ है? पनामा के हवाले से यहाँ बात हो रही है और मैं जवाब देता हूँ। वो तो कहता है मैं इन्वॉल्व ही नहीं। वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो अभी उनकी हुकूमत अपने खुद का है कि जी 40% पाकिस्तानी गुर्बत की सतह से नीचे हैं, और यहाँ पे जो हालात है गुर्बत के, आप जब इस किस्म का काम वहां पे जाके करेंगे, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप क्या मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान? अगर वो किसी कसिनो में गए होते, अगर वो किसी चलो फिल्म के शो में गए होते, भाई वो जमहूरी वजीर आजम सिर्फ इसलिए पकड़ लिया कि वो घड़ियों की दुकान में गया था, आप उसका कोई गुनाह तो माफ करें। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता जिस तरह सिंगापुर के प्रीमियर ने नरेंद्र मोदी को एक सादा खाना क्या बात कर दी आपने? क्या बात कर दी? आपके पास कोई सबूत है कि वो घड़ी खरीदने गए थे? भाई वो घड़ी बेचने गए होंगे, माली हालात खराब होंगे, घड़ी ठीक कराने गए होंगे, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे सिंगापुर के प्रीमियर ने अपनाई थी वैसे क्यों? बड़ा वैलिड सवाल। यस, जब हमने वो तस्वीर देखी कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर, वो मूडी साहब को एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में लेके गए और आमने सामने टेबल पे बैठ के उन्होंने वहां पे लंच किया। भाई ये वो लेवल है, ये वो ऑस्टेरिटी का लेवल है, ये वो माइंडसेट है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं अपने हुक्मरानों के साथ।
सही। ये वो चीज है जिसके लिए सारी क्योंकि हम एक तहरीक ऐसा चल रही नेशन है जो कि इंतहाई कर्जे में दबा हुआ है, और डेफिनेटली अगर इस तरह का मुल्क हो तो उसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों को सादगी अपनानी चाहिए, एटलीस्ट दिखाने के लिए अपना लें, अवाम को खुश करने के लिए अपना लें, अगले इलेक्शन के लिए अपना लें तो ठीक है। लेकिन नाज़रीन, इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो लंदन के मेयर के हवाले से भी चीजें सामने आ रही हैं। जैक गोल्डस्मिथ जो कि साबिका अहलिया इमरान खान की थी, उनके भाई हैं वो और सादिक खान आमने सामने हैं, और सादिक खान को तो नहीं लेकिन इमरान खान जो है जैक को सपोर्ट करते हुए पर्सनल कैपेसिटी में नजर आ रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैक के लिए इमरान खान खुद ही खतरा बन रहे हैं, और उनके हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं। फारूक साहब, कैसे खतरा बन रहे हैं? इमरान खान इधर वो उधर। नहीं, देखें, ये थोड़ा सा आपको इमरान खान को भी थोड़ी सेंसिटिविटीज ज़हन में रखनी पड़ेगी आवाम की। पहली बात तो ये कि ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि जैक गोल्डस्मिथ उनके साबिक ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी साबिक वाइफ के वो भाई हैं, और वो कहते हैं मेरे 22 साल से ये पुराने दोस्त हैं, और मैंने इनको एडवाइस किया था कि आप सियासत में जाए वगैरह वगैरह। जब वो एमपीए बने थे, वहाँ पे अपना एमपी बने थे, उस वक्त भी इन्होंने थोड़ी बहुत उनके लिए कैंपेनिंग की थी। इसी तरह जैक गोल्डस्मिथ, इनकी भी बड़ी तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान का अगर कोई हल का मसाइल का हल है तो वह इमरान खान है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के अवाम का एक माइंडसेट है, वो ये है कि अगर आप ज़्यादा इंडियंस के साथ आप ज़्यादा मेल मुलाकात करेंगे, हिंदुओं के साथ लोग माइंड करते हैं पाकिस्तान में। अगर आप जूइश, अब देखें ना, बेसिकली हैं तो वो जूस, अगर आप कहते हैं कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, नहीं चलो जो भी है, लेकिन एक वो चीज़ तो पाकिस्तान के अवाम में एक पॉइंट तो है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैक गोल्डस्मिथ पे जो हमले हो रहे हैं वो ये इस वक्त हो रहे हैं कि भाई इमरान खान ने तुम्हें मुश्किल पोजीशन में डाल दिया कि अब वो क्या कह रहे हैं जी, इमरान खान तो एक ज़माने में तालिबान के बड़े सपोर्टर होते थे, ये तो तालिबान अपोलोजिस्ट हैं, इनको तालिबान खान कहा जाता था। अब जो जैक गोल्डस्मिथ के जो ओपोनेंट्स हैं, खासकर सादिक खान जो कि एक मुसलमान है, वो भी मेयर ऑफ लंदन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उल्टा ये कर रहे हैं, और ब्रिटिश अखबार जो इसको प्ले अप कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान वाला आपको पता है वो वहाँ के मामला उनको वहाँ पे सही नहीं देखा जाता ऑब्वियसली। तो लिहाजा ये एक प्रॉब्लम है जिसमें मेरा ख्याल है इमरान खान को ज्यादा हद से ज्यादा नहीं जाना चाहिए जैक गोल्डस्मिथ की अपना सपोर्ट। अपने सियासी ख्यालात अपने तक रखे जाए तनवीर साहब, बेहतर होगा दोनों के लिए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो सियासत है, जो चीज़ें हैं, इनको जब आप मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, जिस तरह इमरान खान की साबका मदर इन लॉ के घर के बाहर मुजाहरा हुआ और उससे उसके साबिक जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी कैंपेन भी मुतासर हुई, लोगों को बात करने का मौका मिला, उससे खुद पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छा तासुर वहाँ पे कायम नहीं हुआ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासी जमातों को समझना चाहिए कि वो किस हद तक जो बैरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं, किस हद तक नहीं। देखिए, इमरान खान जो है इससे पहले काफ़ी मरतबा वो ट्वीट कर चुके हैं अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, जो कि लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और उस वजह से जो मुखालफिन है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तालिबान के लिए नरम गोशा रखते हैं। इनके माजी के अंदर इनकी पॉलिसियाँ जो थी वो तालिबान के लिए एक नरम गोशे पर मबनी थी। अब सूरत हाल ये है कि जो वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ दोनों तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं जैक गोल्डस्मिथ, उनके मुकाबले में जो सादिक खान है वो मुसलमान है, वो उसको इस हवाले से असल गेम ये है कि जो एशियाई वोट्स हैं, जो पाकिस्तान के वोट्स हैं, वो उसको इस तरह लेने के लिए इमरान खान का असर अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान ये कहते हैं कि जैक गोल्डस्मिथ पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर होंगे, सादिक खान को वो इतना जानते नहीं, इतना कुछ कह नहीं सकते। जैक गोल्डस्मिथ पाकिस्तान के लिए किस तरीके से बेहतर होंगे अगर वो लंदन के मेयर बन गए तो? कम से कम मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा। उसकी वजह ये कि सादिक खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जिसको कहते हैं प्रो मुस्लिम कम्युनिटी, वो उस तरह नहीं है। उसके भी व्यूज़ जो है वो बड़े अपना ज़्यादा लिबरल हैं, ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट किस्म उसके व्यूज़। इलेक्ट होने के लिए तो नहीं इस तरह दिखा रहे। तो मेरा ख्याल है, देखिए हो ये रहा, जब तालिबान के साथ डायलॉग हुआ था अपना नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का, हमने भी डायलॉग को किया था कि नहीं, अगर उसके बगैर अगर हालात ये खून खराबा रुक सकता है तो होना चाहिए। वो लहदा बात है, डायलॉग फेल हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि इमरान खान ने ड्रोन्स के खिलाफ भी बड़ा कैंपेन किया, और वो मेरे ख्याल कैंपेन सही था। अब वो चीज भी इस्तेमाल उनके खिलाफ वहां पे की जा रही है, तो लिहाजा एक हद तक आपको आगे जाना चाहिए। अच्छा, ड्रोन्स हमने एक और जगह पे भी इस्तेमाल किया, वो ज़रबयान की बात कर रहे हैं। पूरी की पूरी प्रॉपर सर्वेलेंस होती रही आसमान से भी, और उसके बाद ऑपरेशन भी चलता रहा। अब आपको बताते हैं, छोटू गैंग जो है उसने हथियार तो डाल दिए हैं, और उनके जो जगहें थी, उनके तमाम जिन जगहों पर वो छुपते थे, जो बंकर्स उन्होंने बनाए हुए थे, उनको भी तबाह किया जा रहा है। ये एक कामयाबी है। बड़े अरसे से छोटू गैंग ने बड़ा मसला डाला हुआ था, इस बड़े मसले का हल तो निकाल लिया गया तनवीर साहब। अब ये कहीं दोबारा तो नहीं सर उठाएंगे? हमने देखा 2010
से 2016 तक तकरीबन 6-7 ऑपरेशन इनके खिलाफ हो गए, तो फिर सर उठा लिया। देखिए, इससे पहले 5 मरतबा पाकिस्तान की रियासत ने अपनी फतह याबी का ऐलान किया था, उसके बावजूद वहाँ पे गैंग दोबारा मुनज़्ज़म हुआ था। कहा गया था कि जनाब हमने कामयाबी हासिल की, लेकिन दर पर्दा उनको पैसे दे के, उनकी बातें मान के, तावान दे के बंदे रहा। ये छोटू गैंग वही तो है जिसने 2005 में चीनी इंजीनियर्स को अगवा किया था। ये वही है जो इंडस हाईवे के ऊपर वारदातें करता है। 95 मुकदमे गुलाम रसूल छोटू के ऊपर हैं और 20 लाख रुपए इसके सर की कीमत है। बिल्कुल। मेरे लिए ये बात बड़ी हैरानकुन है कि अचानक हालात कैसे ठीक हो गए, अचानक कैसे सरेंडर कर दिया। वहाँ जो असला लेके गए ऑपरेशन अचानक तो ना हुआ। बात ये है अचानक नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो मुनासिब नहीं है। गुलाम रसूल छोटू कहाँ है, क्या मौजूद है, क्या फरार हो गया है, उसने क्या शराइत पेश की हैं, कितनी शराइत मानी गई हैं, बगैर किसी शराइत के उसने बगैर वजह के जो है सरेंडर कर दिया है। ना ISPR बोल रहा है, ना हुकूमत पंजाब बोल रही है, ना वफाकी हुकूमत बोल रही, ना पुलिस बता रही है। हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन आएगी, दूसरी साइड से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसकी छोटू के जो लोग हैं वो टेलीफोन पे मीडिया को बता रहे हैं कि हमें जमानत दी गई है कि हमें पुलिस के सामने पेश नहीं किया जाएगा। अगर असल सूरत हाल क्या है वो क्लैरिफाई होनी चाहिए, मीडिया के सामने आनी चाहिए और दुरुस्त बात बताइए, कंफ्यूजन खत्म हो। उसके अंदर भी कहा जाता रहा कि जमानतें, वो आतिफ मजारी साहब का जो सिक्योरिटी गार्ड रह चुका है छोटू, उसके बाद फिर गोचानी साहब का भी नाम, ये इन सियासतदानों से भी तो पूछा जाए किस तरीके से ये लोग शैडो प्रोवाइड करते हैं। मैं बिल्कुल ये कहने वाला था कि अब जब ये पूरा मामला खत्म होगा और जिस तरह कहा जा रहा है कि जी उसने सरेंडर कर लिया, शायद आज सरेंडर सेरेमनी होगी और अभी तक हम इंतजार करें कि ISPR की तरफ से, क्योंकि आर्मी ऑपरेशन कर रही है, अब जो खबर होगी हम ISPR का इंतजार करेंगे कि वो क्या बताते हैं, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने सरेंडर किया, वो जो पुलिस एहलकार थे जिनको और जो मारे गए वो छोटू गैंग के लोग थे, जो होस्टेज जिनको रखा गया वो क्या हो गए, वापस आ गए, क्या छोटू जो है वाकई अरेस्ट हुआ है, वो तो सरेंडर सेरेमनी में पता लग जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जो फैसिलिटेटर्स की आपने बात की है, ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। अगर छोटू मारा नहीं गया और बाकी वो सरेंडर करता है तो उसने ये तमाम चीज़ें बता देनी, कौन कौन लोग उसकी पेरोल पर थे और कौन से सियासतदान थे जो उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे और कौन कौन से सियासतदान इनको इनसे गलत काम करवा रहे थे। कैसे उसने कहा कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कायम किया गया, मेरी जमीनों पे कब्जा किया गया, मैं रिएक्शन में आके क्विकली मैं कह रहा हूं शवाल ऑपरेशन में कामयाबी होगी। कल खबर थी 140 बलूचिस्तान में फरारी, उन्होंने हथियार डाल दिए, आज छोटू गैंग हथियार डालता है। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन कामयाब जा रहे हैं। अब साउथ पंजाब में फौज को भरपूर ऑपरेशन। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कहीं दोबारा इस तरह सियासतदान किसी और गैंग को तो सरपरस्ती नहीं करेंगे उसकी, और तमाम सवालात का जवाब देना डेफिनेटली बनता भी है, क्योंकि अभी बहुत सारा सिचुएशन फ्लूइड है, ये चीजें सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन नाज़रीन, एक अजीबोगरीब सिचुएशन सामने आई, वो है अंडर 19 कबड्डी टीम के हवाले से, जो कि कांसी का तमगा लेकर आई, लेकिन उनको कांसी के तमगे के हिसाब से इस्तकबाल नहीं किया गया। नाज़रीन, वापस आए, कोई सरकारी इस्तकबाल नहीं, ये खवातीन अपने बेसिस के ऊपर गई, इन्होंने कांसी का तमगा जीता। कोई किसी तरीके से अपने मदद आपके तहत मोटरसाइकिल पे गई, कोई किसी तरीके से गई। अब ये हाल है तनवीर साहब कि हम अपने कौम के प्लेयर, सवाए क्रिकेट प्लेयर्स के, जब वो अच्छा खेल के आते हैं, किसी और गेम को हम लोग तरजीह नहीं देते। एशिया कप में तीसरी पोजीशन हासिल करके कांसी का तमगा लेके आने वाली जो टीम है, अगर इसका इस्तकबाल नहीं हुआ तो मुझे तो कोई हैरानगी नहीं है। अगर उसके लिए फूल नहीं लेके आए, अगर वहाँ कबड्डी एसोसिएशन का कोई हुक्म नहीं पहुँचा, अगर वज़ीर आला ने इनके जो है तहसीन करने के लिए इनके साथ मुलाकात नहीं की। देखिए, ये ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान के मुआशरे में खवातीन के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन का रवैया है, सोसाइटी का रवैया है। एक तो वैसे ही खेलों के साथ सुतेलेपन का सलूक किया जाता है। अगर खेलों में कोई खेल है भी है तो वो सिर्फ क्रिकेट तक महदूद है, दूसरी खेलों को नहीं समझा जाता। फिर ये जो खवातीन हैं, मुझे तो खुशी है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो गई कि जनाब आप खवातीन होके आप कबड्डी का मैच खेलने चली गई थी, इनके खिलाफ कोई ऐसा नहीं। बात ये है कि ये खवातीन, शर्म का मकाम है पंजाब के वजीर खेल के लिए। कोई रिक्शे में बैठ के गई है, ये पाकिस्तान की हीरो, कोई मोटरसाइकिल पे बैठ के गई है, कोई इनको शाबाश देने वाला मौजूद नहीं था, कोई हौसला अफजाई करने वाला। उन्होंने कहा, जो इसके मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि अपनी मदद आपके तहत हम गए, हम ढूंढते रहे कि कोई पंजाब हुकूमत का बंदा आया हो और आके हमें कहे कि आप पाकिस्तान के हीरो हैं, आप कांसी का तमगा लेके आए। जब तक राना मशहूद साहब वजीर खेल रहे, जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक तो उनके ऊपर भी करप्शन के, अभी भी करप्शन के चार्जेस हैं। वो क्या करते हैं? अब ये हाल हो गया खेलों का, तो क्या इल्जाम दीजिए किसी को? मेरा ख्याल है बात सही है कि क्रिकेट के अलावा हमारे बाकी स्पोर्ट्समैन बेयारो मददगार हैं।
उनको अब कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं, कोई उन पे हाथ रखने वाले नहीं, कोई उनको प्रमोट करने वाले नहीं। आइंदा मेरा ख्याल है खबरें ये पता लगेंगी कि फलां जो बिजनेस ग्रुप है उसने कहा जी मैं आपको 5 करोड़ रुपया देता हूँ, आपकी टीम, ये टीम अब मेरी तरफ से जाएगी, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, ये मेरे ग्रुप की तरफ से टीम जाएगी और इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेगी। लेकिन मैं आज आपको एक और बात कह रहा हूँ, अभी तक मुझे मालूम नहीं कि मीडिया क्यों नहीं इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये गुजरांवाले में पिछले 5-6 दिनों से या 10 दिनों में 4-5 बॉडी बिल्डर जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए इतना काम किया है, इनकी ये पुरस्वार हलाकतें हो रही है। ये क्यों हो रही है भाई? ये चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। मुझे लगता है इसको दबाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब को ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ वुमेन प्रोटेक्शन बिल मंजूर कर लेना ही काफ़ी नहीं है। ये जो खवातीन जीत के आई हैं कांसी के तमगे, इनको बुलाइए, इनको इज्जत दीजिए, इनको शाबाश दीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। और जो लोग वहाँ नहीं पहुँचे, जिन्होंने इनका इस्तकबाल नहीं किया, इनका ख्याल नहीं रखा, ये हमारी बच्चियां चंदा मांग के जाएं बाहर के हमारे मुकाबलों शो में। के तवस्सुत से हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त तो कर दी है कि इन बच्चियों को बुलाएं, इनकी हौसला अफजाई करें। पहले तो वो अपने पैसे अपना चंदा जमा करके गई, ये तो पहले ही शर्म का मकाम है हमारे लिए, और उसके बाद वापस आई तो किसी एक शख्स ने, किसी एक अफसर ने भी जहमत नहीं की कि इनका इस्तकबाल किया जाए। इधर उधर देखती नहीं, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अगर यही क्रिकेट की टीम और स्पेशली मेल क्रिकेट की टीम आती जीतकर, तो फिर उसका इस्तकबाल कैसे किया जाता है ये भी हमें पता है। ये दोनों कंपैरिजन अफसोस का मकाम है। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक और ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफिज।